कल हम लोग बात कर रहे थे आपातकाल की, इमरजेंसी ये कैसे डिक्लेयर होगी, इसकी बात आज होगी। इमरजेंसी के संबंध में अन्य देशों में क्या प्रावधान है, इमरजेंसी के संबंध में प्रावधान करना जरूरी क्यों है, इमरजेंसी कितने बार लगी, इन सब पर कल बात हुई। और हमने आपसे कहा था कि जब भी आप मेंस या कहीं भी कोई सवाल इमरजेंसी पर लिख रहे हैं तो आपको ये सारी बातें लिखनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक एक पैराग्राफ में आ जाती है। जब समझाई जाती है बात तब वो लंबी होती है, क्योंकि समझाने में हर एस्पेक्ट आपको बताना पड़ता है। और जब लिखी या पढ़ी जाती है तब हमेशा फार्मूले की तरह उस बात को पढ़ा और लिखा जाता है, और फार्मूला हमेशा संक्षिप्त होता है, लेकिन फार्मूला इस ढंग से विकसित किया जाता है कि फार्मूले में बीज रूप में सारी बातें मौजूद रहे। फार्मूले में ऐसा नहीं हो सकता कि बीज रूप में कुछ भी मौजूद ना हो, ऐसे बेयर होता है। आप बेयर देखेंगे तो उसका एक एक शब्द अपने में पूरा कॉन्सेप्ट ये छिपाए रहता है। तो बेयर की जब व्याख्या चलेगी तो व्याख्या हमेशा लंबी होगी, क्योंकि परिभाषा ये जो करता है वो अपने कॉन्सेप्शन के मुताबिक करता है। डेफिनेशन में जो डेफिनेशन करने वाला है वो अपने दिमाग के मुताबिक चीजों को परिभाषित करता है, और उसमें वो अपनी भाषा का उपयोग करता है। इसलिए परिभाषा हमेशा संक्षिप्त है। परिभाषा जो करेगा वो विद्वान आदमी होगा और वो अपनी भाषा में करेगा, इसलिए संक्षेप में बात ये रख देगा। लेकिन जो व्याख्या करेगा वही व्यक्ति जिसने परिभाषा दी है या कोई अन्य, तो व्याख्या में दिक्कत यह होती है कि जिसे समझाया जा रहा है, जिसके समक्ष व्याख्या की जा रही है, वो उस व्यक्ति के समतुल्य मानसिक स्तर पर होता ही नहीं। जिस स्तर पर परिभाषा करने वाला है, इसलिए व्याख्या जब भी किसी विषय की जाएगी तो जिसके समक्ष की जा रही है उसके बौद्धिक स्तर का ध्यान रखकर की जाएगी, और यह देखा जाएगा कि उसका बौद्धिक स्तर बात को जिस ढंग से समझा सकता है, बात को उसी ढंग से उसके समक्ष रखा जाएगा। और जो बात को उसी ढंग से उसके समक्ष रखा जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि बात पूरी तरह 100% ठीक हो। इसलिए व्याख्याएं 100% ठीक हो भी नहीं सकती, क्योंकि व्याख्या दो भिन्न बौद्धिक स्तर के लोगों के बीच होती है और की जाती है। जो व्याख्या करने वाला है वो उच्च बौद्धिक स्तर का आदमी है, और जिसके समक्ष व्याख्या हो रही है वो उतने उच्च बौद्धिक स्तर का नहीं है। इसलिए जो व्याख्या कर रहा है वो ऐसी, ठीक है, चीजें चुनेगा, ऐसे प्रतीक चुनेगा, ऐसे सिंबल चुनेगा जिससे वो व्यक्ति जिसके समक्ष व्याख्या हो रही है वो विचार के संबंध में समझ विकसित कर रहे हैं। आपने सोना नहीं देखा, हम कैसे बताएं कि सोने में कौन से गुण होते हैं? ठीक है, आपने पीतल देख रखा है तो आपको यही बताया जाएगा कि सोना पीतल जैसा होता है, लेकिन पीतल से ज्यादा चमकदार होता है। अब पीतल से ज्यादा चमकदार कितना होता है यह नहीं बताया जा सकता। पीतल से उसकी चमक कितनी अधिक है आनुपातिक ढंग से यह बताया नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन आपने सोना देखा ही नहीं, और उसके बाद सोने की व्याख्या आपके समक्ष करनी पड़ रही है। तो व्याख्याएं 100% ठीक नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, कोई व्याख्याकार हो। इसलिए व्याख्या जब आएगी तो 100% ठीक नहीं होगी और बड़ी होगी। ठीक है, उसकी मजबूरी है बड़ी हो जाना, क्योंकि भिन्न भिन्न तरीके से विभिन्न उदाहरण देकर आपको बात क्लियर की जाती है।
इसलिए व्याख्या हमेशा विस्तार लिए हुए होगी और 100% ठीक हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको सूत्रबद्ध, परिभाषाबद्ध ये लिखना है, ऐसा मानकर चला जाता, क्योंकि जब चीज एक बार समझ में आ गई तो आप लगभग उसी बौद्धिक स्तर पर आ गए जिस स्तर पर व्याख्या करने वाला है। फिर आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं। इसलिए जब आप लिखेंगे तो आपातकाल पर सूत्रबद्ध ढंग से लिख सकते हैं और ये सब कुछ जो बताया गया वो एक पैराग्राफ में आराम से आ सकता है और आपको लिखना चाहिए। आज तक आपातकाल कितनी बार लगा, आपातकाल की जरूरत क्यों है, आपातकाल जब लगेगा तो देश की जो राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी। आपको बताया गया था कि राज्य व्यवस्था परिवर्तित होगी, उससे संबंधित जो अनुच्छेद है कौन कौन से, 250, 251, 358, 359, 353, 354, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो देश की राज्य व्यवस्था को परिवर्तित कर देंगे। तो देश की राज्य व्यवस्था आपात की उद्घोषणा के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगी, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। लेकिन आपात की उद्घोषणा होगी कैसे और क्या संविधान जब बना तब आपात की उद्घोषणा करने के संबंध में जो प्रक्रिया बताई गई थी वही प्रक्रिया आज भी है, या उस आपात की उद्घोषणा की प्रक्रिया आज की तिथि पर वो नहीं है जो पहले थी। ये आज हम लोगों के विचार विमर्श का विषय है। और अगर आपात की उद्घोषणा हुई तो क्या उसका न्यायिक पुनरीक्षण ये संभव है, जैसे अन्य चीजों का न्यायिक पुनरीक्षण ये किया जा सकता है, तो क्या ये न्यायिक पुनरीक्षण आपात की उद्घोषणा के संबंध में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। दूसरी बात कि आपात की उद्घोषणा आज तक हिंदुस्तान में कितनी बार हुई, ये कल भी कहा गया। आज तक, ठीक है, लगभग 12 वर्ष तक आपातकाल ही रहा, जो कि हिंदुस्तान की जनता की मान्यता क्या है, उसे सिर्फ 1975 का आपातकाल पता है। एक आम आदमी से बात करो तो उसे ऐसा लगता है 26 जून 1975 को आपातकाल घोषित हुआ और बस 1977 में खत्म हो गया, जबकि 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपातकाल घोषित हुआ देश में, और 26 अक्टूबर 1962 का आपातकाल चल ही रहा था। तब तक 1965 में पाकिस्तान वार के आधार पर फिर आपातकाल की घोषणा कर दी गई, और 1968 तक, ठीक है ना, आपातकाल चलता ही रहा। जनवरी 1968 तक आपातकाल कंटिन्यू चला है, यानी 62 से 68, 6 साल हो गए। उसके बाद 1971 में फिर पाकिस्तान वार के आधार पर आपात की घोषणा हो गई, और फिर यह आपातकाल चल ही रहा था तब तक 1975 में फिर से आपका इंटरनल डिस्टरबेंस इसके आधार पर आपात की उद्घोषणा कर दी गई, और बस इसी आपात के बारे में हिंदुस्तान का आम आदमी जानता है। वो आपात जो 1971 से घोषित हुआ और 1977 तक कंटिन्यू रहा है। 1975 के आपातकाल के साथ साथ उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को जानकारी ही नहीं है। तो आप देखें 1962 से लेकर 1968 तक और 1971 से लेकर 1977 तक, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया, और 77 तक सिर्फ 27 साल हुए थे, और 27 सालों में 12 साल
देश में आपातकाल चलाया गया है। किनके द्वारा? वो जो आज संविधान की रक्षा कर रहे हैं उनके द्वारा। इन 12 सालों में एक बार भी उनके अलावा जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं कोई अन्य सरकारों में नहीं था। और ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि तब आपात की उद्घोषणा की जो प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया से आपात की उद्घोषणा होती थी, वो बहुत आसान थी। बड़ी आसानी से आपातकाल लगाया जा सकता है। और इसी कारण 44th अमेंडमेंट यह किया गया और 44वें संविधान संशोधन से उस प्रक्रिया को इतना कठिन बनाया गया कि आज वास्तविक आपात को छोड़कर शेष काल में आपात लगाना संभव नहीं है। और अगर लगा भी दिया जाए तो उसे खत्म कर देना निहायत आसान है। लगाना बहुत कठिन है और खत्म कर देना बहुत आसान है। इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। क्यों? क्योंकि 1977 में शाह कमीशन गठित किया गया। उसने अन्य आपातों के संबंध में कोई जांच नहीं की, लेकिन 26 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया उसकी परिस्थितियों के संबंध में उसने जांच की और शाह कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 26 जून 1975 को जो आपातकाल घोषित किया गया देश में, उसके घोषित किए जाने के लिए कोई औचित्य, कोई जस्टिफिकेशन ये मौजूद था ही नहीं। वो ये बताती है उसकी रिपोर्ट कि 26 जून 1975 से लेकर जब तक ये आपात खत्म हुआ, देश में एक भी घटना ऐसी नहीं थी जो इस प्रकार की प्रकृति और प्रवृत्ति रखती हो कि उससे भारत की सुरक्षा कहीं संकट में आती हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर भी सिर्फ एक अलोकप्रिय सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए आपात की उद्घोषणा ये की गई। और शायद अगर युद्ध के आधार पर भी जो आपात घोषित किए गए, उनकी जांच के लिए, उनके कारणों की जांच के लिए भी कोई कमीशन बैठता तो हो सकता उनके लिए भी कोई जस्टिफिकेशन न पाया जाता। क्योंकि युद्ध 1977 के बाद भी हुए, कारगिल वार हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन आपात की उद्घोषणा न की गई, न उसकी कोई जरूरत समझी गई। लेकिन पूर्व में युद्ध के कारण आपात की उद्घोषणा हुई, बारंबार हुई है। जितनी बार युद्ध हुआ उतनी बार आपात की घोषणा हुई। और इनके सत्ता से हटने के बाद यदि युद्ध हुए भी तो भी आपात की घोषणा नहीं हुई। आप ये कह सकते हैं कि साहब जब कारगिल हुआ तब देश की स्थिति ज्यादा सुदृढ़ थी, और जब वे युद्ध हुए तब देश की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी। आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर यह बात मान ली जाए तो 1962 का चाइना वार उसे छोड़ दें तो 2 वार पाकिस्तान के साथ हुए, और जो हमारी स्थिति थी उससे बहुत ज्यादा खराब स्थिति पाकिस्तान की थी दोनों युद्धों में। तो यहां आपात की जरूरत, जब वहां आपात घोषित नहीं हुआ तो यहां अगर वहां घोषित हुआ तो हम कोई गारंटी भी नहीं ले रहे, क्योंकि वहां तो आपात ही चलता है। वहां आपात न भी हो तो भी आपात ही रहता है, ठीक है। लेकिन हमारी क्षमता और उनकी क्षमता में जमीन आसमान का फर्क था। उसके बाद आपात की घोषणा क्यों हुई पता नहीं, लेकिन चलिए 2 का जस्टिफिकेशन मान भी लें तो तीसरे की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा शाह कमीशन कहता है, हम नहीं कहते। और यह सब संभव क्यों हुआ? क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से आपात की उद्घोषणा को कठिन बनाया गया, इससे पूर्व आपात की उद्घोषणा बड़ी आसान थी। आप कंपैरेटिव देखते चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 352 सबसेक्शन 1
यह बताता है कि आपात की घोषणा किस प्रकार की जाएगी। कहता है यदि राष्ट्रपति का इस समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, गंभीर आपात, और गंभीर आपात ये पहले भी, ये जब से संविधान बना तब से ऐसे ही लिखा है, इसमें 44वें संविधान संशोधन से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सामान्य आपात की दशा में ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे, जबकि राष्ट्रपति का समाधान हो गया कि गंभीर आपात, यानी आपात में भी वही विरल से विरलतम जब मामला हो तब मृत्युदंड दिया जाएगा। तो आपात की दशा में आपात नहीं, जब गंभीर आपात ये विद्यमान है और गंभीर भी विद्यमान है तो भी नहीं। क्या कहता है, जबकि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। ठीक है, यानी गंभीर, सबसे पहले आपात विद्यमान है, कैसा विद्यमान है, गंभीर। उस गंभीर आपात की प्रवृत्ति कैसी है कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है, ऐसा आपात विद्यमान होना चाहिए। और वो क्यों है, या तो युद्ध के कारण है, या बाह्य आक्रमण के कारण है, और या फिर आज यहां सशस्त्र विद्रोह आ गया है। इसकी जगह बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, आंतरिक अशांति, और इसी का लाभ उठाया गया 26 जून 1975 को। इस सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या लिखा हुआ था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति ये बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह आता है। जैसे मानव, ये बहुत बड़ा टर्म है, और मानव के अंतर्गत इंडियन, यूरोपियन, ये विभिन्न प्रकार के मानव आते हैं। तो ये छोटी टर्मिनोलॉजी है और वो बड़ा शब्द है। प्रत्येक सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति कहलाएगा, लेकिन प्रत्येक आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह ये जरूरी नहीं है। आंतरिक अशांति बहुत कारणों से हो सकती है, और आंतरिक अशांति इस प्रकार की भी हो सकती है कि वह भारत की सुरक्षा को संकट में डाल दे, और आंतरिक अशांति इस प्रकार की भी हो सकती है कि उससे भारत की सुरक्षा संकट में न पड़े। तो आंतरिक अशांति अगर इस लेवल की है कि भारत की सुरक्षा को संकट में डाल दे, यह आंतरिक अशांति तभी होगी जब सशस्त्र विद्रोह किया जाए। इसलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सजाति का नियम यह लगाया गया, और सजाति के नियम के मुताबिक आंतरिक अशांति के स्थान पर ऐसा शब्द लाया गया जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के समान अर्थ रखता है, क्योंकि युद्ध के कारण भारत या उसके राज्य की सुरक्षा, भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा इस संकट में पड़ेगी ही पड़ेगी। एक्सटर्नल अग्रेशन, इसके कारण से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा इस संकट में पड़ सकती है। तो तीसरा शब्द आंतरिक अशांति होना ही नहीं चाहिए, तीसरा शब्द भी ऐसा ही होना चाहिए जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के समान प्रभाव का, ठीक है, अपने में विचार ये समाहित करता हो, ऐसा ही शब्द होना चाहिए। और इस तीसरे शब्द को अगर पीछे से भी जोड़ें कि गंभीर आपात विद्यमान है, तो भी निष्कर्ष यही निकलता है कि तीसरा शब्द आंतरिक अशांति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोई अमेंडमेंट किया गया, यह तत्व में तो कहा ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वास्तव में तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संविधान निर्माताओं की जो इच्छा रही होगी, ठीक है ना, उस इच्छा को फलीभूत किया गया है। पूर्व में संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी उसके उपयुक्त
उसके लिए जो उपयुक्त शब्द भाषा में हो सकता था वो प्रयोग नहीं हुआ था। और भूल और गलती किसी से भी हो सकती है। संविधान निर्माता भी व्यक्ति थे, भगवान नहीं थे। इसलिए यहां पर प्रारूपण की त्रुटि यह दिखाई देती है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूर्व जो आंतरिक अशांति शब्द है वो संगतता ये नहीं रखता है अपने पूर्व के शब्दों से। अगर यहां पर आंतरिक अशांति को ही रहने दें तो संगतता नहीं बैठती है। जो आंतरिक अशांति से पूर्व शब्द लिखे हुए हैं उनसे ऐसा नहीं लगता कि यहां पर ये फिट शब्द है। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या लाए हैं? सशस्त्र विद्रोह। लेकिन चलिए आंतरिक अशांति ही मान लें, तो भी आंतरिक अशांति किस लेवल की होनी चाहिए थी जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को गंभीर संकट ये पैदा हो जाए, तब यह माना जाएगा कि गंभीर आपात विद्यमान है। लेकिन शाह कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके। ऐसी एक भी घटना देश में नहीं हुई थी जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके 26 जून 1975 के आपात से पूर्व देश में कोई ऐसी आंतरिक अशांति मौजूद थी जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा यह संकट में पड़ सकती थी और जिसे गंभीर आपात की दशा कहा जा सके। ऐसा एक भी घटना देश में नहीं थी। तो फिर निष्कर्ष एक ही है कि आपने 352 की शक्ति का दुरुपयोग किया। तो 352 एक सिर्फ इस हद तक बदला गया है, जो मूल रूप से संविधान में मौजूद था उसे सिर्फ इस हद तक परिवर्तित किया गया है कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लाए गए हैं जो उसी भाव के हैं जिस भाव के युद्ध या बाह्य आक्रमण समझा जाएगा। इसके अलावा आज तक जब तक संविधान लागू किया गया आपका 352 एक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ एक यही परिवर्तन हुआ है, इसके अलावा शब्दावली ठीक वैसे ही है। तो जब इसके अलावा शब्दावली ठीक वैसे ही है तो युद्ध इसके आधार पर भी आपातकाल सिर्फ तब घोषित किया जा सकता है जब युद्ध कैसा हो जो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर दे और गंभीर आपात की दशा ये देश में आ जाए। जैसे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी तो आपको याद हो न हो, हमें याद है कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी उस दिन प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसका मतलब हमारा सामर्थ्य इस ढंग का था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते थे और अपने देश के जनजीवन को एकदम सामान्य रख सकते थे। तभी तो प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अदरवाइज तो वार रूम में बैठेंगे कि पता नहीं कब क्या स्थिति बन जाए। ठीक, इसका मतलब हमारा सामर्थ्य इस लायक था। इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर आपसे युद्ध भी करेंगे तो देश की सुरक्षा को कोई गंभीर आपात विद्यमान है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है। ठीक है, युद्ध चल रहा, जिन्हें करना है करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक युद्ध देश की सुरक्षा को गंभीर संकट पैदा कर रहा है यह नहीं कहा जा सकता। तो इस बात के भी कोई एविडेंसेस नहीं है कि युद्ध के आधार पर, क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर तो 26 जून 1975 से आपातकाल रहा ना, उससे पूर्व जो रहा वो तो युद्ध के आधार पर रहा और बाह्य आक्रमण इस आधार पर आज तक आपातकाल लगा ही नहीं। और युद्ध और बाह्य आक्रमण आपको कई बार हमने कहा है दोनों अलग अलग बातें हैं। बाह्य आक्रमण उसे कहते हैं जो युद्ध के अलावा
अन्य तरीकों से जो बाहरी शक्तियां हैं वो हमारे ऊपर करती है। जैसे स्मगलिंग का सामान लगातार आपके देश में भेजा जा रहा है, और अगर स्मगलिंग का सामान आएगा तो देश के उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर देश में एक पर्टिकुलर प्रकार की कमोडिटी बहुत सस्ती उत्पादित होती हो। जो चीन है, वहां मंझा, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान में बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, ये उत्पादित हो रहा है और सस्ता उत्पादित हो रहा है। चीनी झालर सस्ती उत्पादित हो रही है, ठीक है। वो तो आपका जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी सदस्यता हासिल करने के कारण से हम उनके इन कमोडिटीज को हिंदुस्तान में आना रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम रोकेंगे तो हमारे खिलाफ भी पूरे विश्व में इस ढंग की स्थितियां बनेंगी, तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन इसके हम सदस्य हैं, ठीक है। तो है क्या कि अगर मानिए न होते तो चीन की झालर सस्ती है, अगर हम चीन इससे व्यापार समझौतों के नाते न कर रहे होते तो चीन हमारे यहां अगर झालर बेचता तो हम उस पर क्या लगाते, इतने कर लगाते कि उसकी झालर हमारे यहां उत्पादित झालर से महंगी हो जाए, ताकि लोग उसे न खरीदें, क्योंकि चूंकि व्यापारिक समझौतों के तहत वो व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर नहीं सकते। यही तो बात चल रही है ट्रंप के साथ कि हम टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप यही तो कह रहे हैं कि आप अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाते हो उतना ही हम आपके सामान पर लगाएंगे, यही तो अमेरिका कह रहा है, ठीक है। तो क्यों? इसलिए क्योंकि अगर सस्ता माल वहां पहुंचेगा तो आदमी, इसकी वृत्ति है, ठीक है, कि वो सस्ता ही खरीदेगा, ठीक है। किसी को ये सिर्फ कहने भर की बातें होती हैं कि अपने स्वार्थ को ऊपर मत रखिए, रखते सब अपने ही स्वार्थ को ऊपर है, अपने स्वार्थ के अलावा कोई कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो लोग सस्ता ही खरीदेंगे, और सस्ता खरीदेंगे, सस्ता बाहर का है तो देश के उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्मगलिंग इसीलिए रोकी जाती है, और अगर स्मगल करके सामान भेजा जा रहा है तो युद्ध नहीं है, लेकिन बाह्य आक्रमण है, ठीक है। आक्रमण का एक ढंग अपनाया गया है जो युद्ध नहीं है। दूसरे देशों में घुसपैठिए भेजो, ठीक है, तो घुसपैठ युद्ध थोड़ा ही है, लेकिन उससे देश की सुरक्षा को गंभीर संकट पैदा होता है। वायरस कंप्यूटर में ये भेजो, आपका पूरा सिस्टम ही हैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाह्य आक्रमण है, तो युद्ध बाह्य आक्रमण दो अलग अलग बातें हैं। तो युद्ध बाह्य आक्रमण और पूर्व में आंतरिक शांति और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सशस्त्र विद्रोह, इनके आधार पर जब भारत की या भारत के किसी भाग की सुरक्षा, इससे कोई संकट पैदा होता है, और संकट इस ढंग का है, संकट की प्रवृत्ति कैसी है कि वो गंभीर आपात की दशा को उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर देता है या उत्पन्न कर देगा, इसकी संभावना है दोनों ही दशाओं में। अगर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थितियां मौजूद है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, 44 से पहले आंतरिक शांति और 44 के बाद सशस्त्र विद्रोह, इसके कारण से गंभीर आपात की दशा विद्यमान है और उसके कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो वह उद्घोषणा कर सकता है। तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत
या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। ठीक है ना? तब वो उद्घोषणा करके डिक्लेरेशन कर सकेंगे, क्योंकि एक चीज का होना और उस चीज को मान्यता मिलना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ऐसी स्थिति है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में पड़ गई, लेकिन कोई अथॉरिटेटिव ढंग से ये बात कहे तो, क्योंकि भिन्न भिन्न मानसिक दशाओं के लोग हैं। कुछ लोग कहेंगे कि गंभीर सुरक्षा को संकट पैदा हुआ है, कुछ कहेंगे हुआ ही नहीं। इसलिए अथॉरिटेटिव ढंग से किसी एक को यह कहने का हक होना चाहिए कि ऐसा हो गया है, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो फिर देश का जो नॉर्मल चरित्र है, देश की जो नॉर्मल राज व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं उस आपात से निपटने के लिए। कौन से परिवर्तन? वो जो 250 में वर्णित है, जो 251 में वर्णित है, जो 358, 359, 353, 354 इन सब में वर्णित है, वो सारा कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे है ही नहीं। इसलिए अथॉरिटेटिव ढंग से कौन डिक्लेयर करेगा, ये बता दिया, जबकि राष्ट्रपति का ये समाधान हो गया। ठीक है? स्पष्टीकरण कहता है यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी। तो स्पष्टीकरण वही कहता है जो बेयर में लिखा है। जो बेयर में लिखा है उसी को स्पष्ट करने के प्रयोजन से ही हमेशा स्पष्टीकरण होता है। इसलिए स्पष्टीकरण अगर मूल धारा में आपको न दिखाई दे तो आप अपनी समझ पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि स्पष्टीकरण सिर्फ मूल धारा में जो बात कही गई है उसको क्लियर करने के लिए होता है। मीनिंग देयर बाय अगर स्पष्टीकरण न भी हो तो भी मूल धारा में वो बात आपको दिखनी चाहिए। जब वो यहां कह रहा है कि गंभीर आपात विद्यमान है, यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है गंभीर आपात विद्यमान है, ठीक है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र की किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो विद्यमान है, मीनिंग देयर बाय जो सन्निकट है, बस विद्यमान होना ही चाहता है, उसके लिए भी कहा जा सकता है विद्यमान है। ठीक है ना? ये संकट विद्यमान है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा किया जा सकता है। ये बात स्पष्टीकरण में लिखकर सिर्फ स्पष्ट की गई है, अदरवाइज न हो तो भी धारा के जो शब्द हैं, उपबंध के अनुच्छेद के जो शब्द हैं, उनके निर्वचन से ये बात आ जाएगी। ठीक है? आपका 2 यानी बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आंतरिक अशांति के आधार पर आपका आपात की उद्घोषणा संभव थी। जो अब आंतरिक अशांति जो गंभीर प्रकार के सशस्त्र विद्रोह के रूप में हो, उसके उत्पन्न होने पर ही आपात की उद्घोषणा की जाएगी, ऐसा 44वें संविधान संशोधन से आ गया। तो यह परिवर्तन 44 में से आया। तो अगर आपसे कहा जाता है कि दोनों में अंतर कीजिए, तो अंतर किया जा सकता है कि बिफोर 44th ये स्थिति थी और आफ्टर 44th आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह आया है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको वापस लिया जा सकेगा। ठीक है ना? कहता है कि खंड 1 के अधीन जो उद्घोषणा की गई है, तो कोई पश्चातवर्ती उद्घोषणा यानी खंड 1 के बाद कोई अन्य उद्घोषणा भी की जा सकती है जिसके द्वारा उस उद्घोषणा को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी युद्ध की जगह बाह्य आक्रमण पर होगी, बाह्य आक्रमण की जगह युद्ध पर होगी, दोनों पर होगी, ये सब किया जा सकता है, या उसको वापस भी लिया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर खंड 3 कहता है राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल का
अर्थात उस मंत्रिपरिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, यह विनिश्चय की ऐसी उद्घोषणा के बाद की जाए उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता। इसमें भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद परिवर्तन आए हैं। हालांकि वे परिवर्तन बहुत महत्व के नहीं हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे पूर्व, यानी ये जितने आपातकाल अब तक देश में लगाए गए, 12 साल आपातकाल चला है, इन 12 वर्षों का आपातकाल किस ढंग से लगाया गया कि प्रधानमंत्री, केवल एलोन प्रधानमंत्री, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले आपका 352(3) में यह जरूरत नहीं थी कि मंत्रिमंडल जो अनुच्छेद 75 में बनाया जाता है किससे मिलकर बनता है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बनता है। हालांकि जब अनुच्छेद 75 आपको बताया गया था तो आपको बताया गया कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट, इस शब्द का उपयोग भारत के संविधान में नहीं हुआ है, केवल मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस शब्द का उपयोग हुआ है। लेकिन चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत बड़ी होती है और उसकी मीटिंग पूरे सरकार के कार्यकाल में 1-2 बार हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग कभी होती ही नहीं। हमेशा जो मीटिंग होती है, जो फैसले लिए जाते हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग में लिए जाते हैं। और कैबिनेट में कौन शामिल होता है? प्रमुख मंत्रीगण। कॉन्स्टिट्यूशनली कैबिनेट का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके बीच सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मानी जाती है, इसलिए एक मंत्री भी अगर निर्णय लेगा तो पूरी मंत्रिपरिषद वो निर्णय ले रही है ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे आपके घर में आपके पिताजी निर्णय ले लेते हैं, माना यह जाता है कि घर के प्रत्येक सदस्य ने वो निर्णय ले लिया है, भले ही प्रत्येक सदस्य की सहमति ली गई हो न ली गई। यही स्थिति यहां होती है। कैबिनेट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उन सदस्यों से मिलकर बनती है जो कैबिनेट मिनिस्टर, आपको बताया गया था कि मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये होता है, तीसरा राज्य मंत्री होता है, और चौथा उप मंत्री ये कहलाता है। ठीक है, तो डिप्टी मिनिस्टर सेंट्रल स्तर पर कभी नियुक्त किए गए हो ऐतिहासिक तौर पर तो हमें मालूम नहीं, किए जा सकते हैं। और एक 5वां स्तर भी होता है मंत्रिमंडल का कि संसदीय सचिव ये नियुक्त किए जाए। केजरीवाल ने किए थे, बाकी किसी ने नहीं किया। वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा ईमानदार थे, तो सबसे ज्यादा धूर्तता उन्होंने ही की है, और यही हम कहते भी हैं लगातार, उन्होंने किए थे दिल्ली में, बाकी किसी ने नहीं किया। उप मंत्री भी हमारे इस पूरे, ठीक है, आपकी समझदारी जब से हमें आई है तब से केवल एक बार जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने उपमंत्री नियुक्त किए थे। आपके जो राममूर्ति सिंह वर्मा ये पहली बार उपमंत्री ही बने थे, डिप्टी मिनिस्टर ही बने थे। अदरवाइज आप नॉर्मली उपमंत्री भी नियुक्त होते नहीं देखेंगे। राज्य मंत्री ये नियुक्त होते देखेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये नियुक्त होते देखेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर ये होंगे ही होंगे। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये सबसे वरिष्ठ प्रकार के मंत्री होते हैं, इनसे मिलकर कैबिनेट का निर्माण ये होता है। और सारे कैबिनेट मिनिस्टर ये भी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट में नहीं रखे जाते हैं। कुछ वरिष्ठ
जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। जैसे मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री ये होगा ही होगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है कि प्रधानमंत्री उसे कभी भी किसी या मुख्यमंत्री उसे कभी भी किसी कम जानकार आदमी को नहीं देता। इसीलिए अपने यहां सुरेश खन्ना का विशेष महत्व है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर होने का मतलब ही है कि महत्वपूर्ण आदमी है, मिलेगा ही नहीं किसी और को। तो वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या सरकार के और जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कैबिनेट में शामिल होते हैं, और वो निर्णय आज की स्थिति में कौन निर्णय लेगा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यह निर्णय लेगा कि देश में आपात की स्थिति विद्यमान है, युद्ध, बाह्य आक्रमण आदि के आधार पर, और अपनी लिखित जो सहमति है यह राष्ट्रपति को संसूचित करेगा, और उस सहमति के आधार पर राष्ट्रपति अपना यह समाधान बनाएंगे कि देश में आपात की स्थिति विद्यमान है। तो इनफैक्ट अगर देखें तो देश में आपात की उद्घोषणा की शक्ति कैबिनेट में निवास कर रही है, न कि राष्ट्रपति में। और यही 74 का जब निर्वाचन किया गया था तो आपको बताया भी गया था कि यही स्थिति होनी भी चाहिए। लेकिन बिफोर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केवल प्राइम मिनिस्टर, और वो भी लिखित रूप से नहीं, ओरली राष्ट्रपति को यह संसूचित कर सकते थे कि देश में आपात की स्थिति विद्यमान है, और उनकी इस प्रकार की संसूचना के आधार पर राष्ट्रपति देश में आपात की उद्घोषणा कर सकते थे। बाद में वो अपने मंत्रिमंडल से इस ढंग का प्रस्ताव पास करा सकते थे। देखिए, बाद में अगर मंत्रिमंडल अपनी सहमति देगा तो स्थिति यह भी हो सकती है कि आप आम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि एक बार अगर कोई काम हो गया और आप उससे असहमत थे, लेकिन चूंकि हो गया इसलिए आप कहते हैं कि अब चलो हो गया तो हो ही गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पहले पूछा जाता काम करने के तो शायद आप उस काम के लिए राजी नहीं होते। तो इसलिए पहले पूछना ये महत्व की बात है, और काम हो जाने के बाद सहमति हासिल कर लेना ये दूसरी बात है। बिफोर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सहमति बाद में भी ली जा सकती थी, आफ्टर 44 पहले ली जाएगी। ये एक अंतर आया है। पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अकेला ये फैसला कर सकता था कि देश में आपात की स्थिति है और उसकी घोषणा वो करवा सकता था, आज नहीं कर सकता। आज मंत्रिमंडल निर्णय लेगा और लिखित सहमति यह राष्ट्रपति के पास भेजेगा। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि अगर कोई मंत्री असहमत होगा किससे? प्राइम मिनिस्टर से, तो आपको बताया गया था जब वहां पढ़ रहे थे कि लिखा जरूर है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रीगण अपने पद पर रहेंगे, यानी राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटा भी सकते हैं। लेकिन ये शब्द सिर्फ लिखे ही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अगर मंत्री को नियुक्त करने में या मंत्री को हटाने में प्राइम मिनिस्टर की सलाह के विपरीत काम करेंगे तो राष्ट्रपति देश का शासन चला नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में बहुमत में होता है, वो बहुमत प्राप्त दल का नेता ये होता है, और देश की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव आपको लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने होंगे, चाहे वो वित्तीय प्रस्ताव हो और चाहे वो विधायी प्रस्ताव हो। तो अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्रियों को नियुक्त या उन्हें हटाएंगे तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर कहे हम इस्तीफा दे रहे हैं।
और क्योंकि बहुमत में वो है तो लोकसभा डिसॉल्व करने के अलावा राष्ट्रपति के पास कोई चारा नहीं होगा। और अगर वो विधायी और वित्तीय प्रस्ताव इसे समर्थन देने से इनकार कर देगा तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए राष्ट्रपति लिखा जरूर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह मानने को विवश हैं, ऐसा कहा जा सकता है। फिर ये लिखा क्यों कि राष्ट्रपति हटा सकेंगे किसी भी मंत्री को अपने पद से? इसकी जरूरत क्या है? तो अगर प्रधानमंत्री किसी से कह रहे हैं कि तुम इस्तीफा दे दो, हम तुम्हें हटा रहे हैं, ठीक है, तो चूंकि देश की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है तो हटा तो वही सकते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री की सलाह के बाद भी कोई मंत्री अपने पद से नहीं हट रहा और प्रधानमंत्री उसे हटाना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकते हैं। इसलिए ये लिखा हुआ है, ये आपको बताया गया था। तो आज भी मंत्रिमंडल निर्णय जरूर लेगा आपात की घोषणा के संबंध में, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क आ गया है ये नहीं कहा जा सकता। बहुत फर्क नहीं आया है, लेकिन फर्क ही नहीं आया ये बात नहीं कही जा सकती। मान लीजिए आरिफ मोहम्मद खान जैसा कोई मिनिस्टर हुआ, क्योंकि शाहबानों के मसले पर आखिर राजीव गांधी मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा दिया नहीं दिया, ठीक है, बीपी सिंह आखिर इस्तीफा दिया नहीं दिया बोफोर्स के मसले पर, तो ऐसे मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार एक मंत्री ने यह कह दिया हम इस्तीफा दे रहे, देंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो मंत्रिमंडल का सामूहिक निर्णय तो नहीं हुआ, उस समय तो नहीं हो पाएगा, उस समय तो नहीं हो पाएगा, बाद में फिर करना चाहे तो हो जाएगा। और ऐसे काम एक बार अगर नहीं हुए तो दोबारा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप, ठीक है, कोई आत्महत्या का निर्णय करे और बस वो क्षण जब वो करने जा रहा है वो बचा दीजिए, किसी भी क्षण पर, किसी भी तरीके से, भले ही फोन आ जाए किसी का और वो अटेंड कर ले, दूसरे क्षण वो आत्महत्या कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इस पर ऑफ द मूवमेंट पर ऐसे काम होते हैं तो हो जाते हैं, और नहीं हो पाते तो संभावना इस बात की बहुत ज्यादा होती है कि फिर नहीं हो पाएंगे। हालांकि हो भी सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये संभावना है कि हो, फिर जो है होना उनका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक मंत्री इस्तीफा देगा तो ऐसा तो होगा नहीं देश में फजीता ना शुरू हो जाए, फजीता तो शुरू हो ही जाएगा। और फिर हो सकता है मंत्रिमंडल को यह निर्णय लेने में कठिनाई हो कि आपात इसे घोषित कर दें, और वाकई आपात होगा, ठीक है ना, वाकई आपात होगा तो तुम दे दो इस्तीफा, फिर हो जाएगा। तो ये एक चेक का काम कर रहा है ये उपबंध, इसमें कोई दो मत नहीं, जो कि बिफोर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उपलब्ध नहीं था, क्योंकि पहले केवल प्रधानमंत्री निर्णय कर सकता था, अब मंत्रिमंडल को सामूहिक तौर पर यह निर्णय लेना होगा। आगे क्या कहता है, ठीक है, 352(4) कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वह 1 मास की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो प्रवर्तनीय नहीं रहेगी। यानी पहले यह अवधि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले कितनी थी, 2 मास। पहले संसद के दोनों सदनों को इस आपात की उद्घोषणा को कितने समय में पारित करना था, 2 महीने में, और 2 महीने अगर बीत गए, 2 महीने बीत जाने के बाद यह उद्घोषणा अपने आप समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है ना, यानी मैक्सिमम 2 महीने के अंदर। अब स्थिति क्या आ गई
352(4) और आगे हम लोग और देखेंगे। अब केंद्रीय कार्यपालिका को, ठीक है, ये शक्ति है कि वो जब चाहे, हम लोग 352(2) पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि पश्चातवर्ती उद्घोषणा जारी कर सकते हैं, जो पूर्व में परिवर्तन कर सकते हैं उसे वापस ले सकते हैं। तो अब केंद्रीय कैबिनेट जब चाहे तो उद्घोषणा वापस ले भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केंद्रीय कैबिनेट वापस नहीं लेती है, आपात की उद्घोषणा को वो बनाए रखना चाहती है, तो विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल वो 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती। 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से इस उद्घोषणा को पारित होना ही होगा। अगर 1 महीने के भीतर यह उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं हुई तो यह उद्घोषणा ऑटोमेटिकली समाप्त मानी जाएगी। और पहले यह समय कितना था? 2 महीने। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल इस उद्घोषणा की जो जीवन की अवधि थी उसको कम कर दिया गया। वो अब 2 महीने से 1 महीने पर आ गई। ये भी इनोवेशन है, ये भी सुधार है। ठीक है, हर बात के प्रति न्यायिक अनुतोष उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि अनुतोषों के विभिन्न प्रकार होते हैं। हर बात के लिए घर में आप पिटते भी नहीं है, हर बात के लिए आप घर में डांट भी नहीं खाते। ठीक है, अलग अलग बातों के लिए, अलग अलग दोषों के लिए अलग अलग प्रकार के अनुतोष ये प्रदान किए जाते हैं। तो अगर आपात की स्थिति है और मंत्रिमंडल इस प्रकार का निर्णय ले रहा है कि हम आपात की उद्घोषणा ये पूरे देश में लागू करेंगे, और आपको लगता है कि आपात की स्थिति है लेकिन गंभीर आपात की स्थिति नहीं, और गंभीर आपात की स्थिति भी हो तो भी उस गंभीर आपात में भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा इसे संकट में नहीं डाला है गंभीर आपात की स्थिति। कोरोना था, गंभीर आपात की स्थिति थी, लेकिन भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा इस संकट में थोड़ी आ गई थी गंभीर आपात की स्थिति। ठीक है, मुंबई पर हमला हुआ था, गंभीर आपात की दशा थी, लेकिन भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में थोड़ी थी। 9/11 का अमेरिका में, ठीक है, वो ट्रेड सेंटर, उस पर हमला हुआ था, गंभीर आपात की दशा थी, लेकिन अमेरिका के किसी भाग की या स्वयं अमेरिका की सुरक्षा संकट में थोड़ी थी। तो ये सारी बातें होनी चाहिए ना। और क्या ये सारी बातें उन 12 सालों में थी जब देश में आपातकाल लागू रखा गया? यही प्रश्न बहुत बड़ा है। और हिंदुस्तान की जनता को तो यह भी नहीं मालूम, अधिसंख्य लोगों को, कि देश में 12 साल आपातकाल चला है। ठीक है, 26 जून 1975 से केवल 1977 तक आपातकाल चला हुआ, ऐसी दशा नहीं है। ठीक है, तो ये स्थितियां, अगर आपको लगता है कि आपात है लेकिन गंभीर नहीं है, आपात है और गंभीर भी है लेकिन देश की सुरक्षा को संकट नहीं है, तो ये आपको लगता है, ठीक है ना, आपकी मान्यता ठीक भी हो सकती है, आपकी मान्यता गलत भी हो सकती है। अगर आपकी मान्यता ठीक है, ठीक है, तो अधिकतम इतना ही तो होगा कि कुछ समय तक देश की जो राज्य व्यवस्था है वो परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, अधिकतम इतना ही तो होगा। ठीक है, अच्छा, देश की राज्य व्यवस्था परिवर्तित हो गई तो कोई बहुत विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी मान्यता गलत हुई और हमने देश की राज्य व्यवस्था को नहीं सुधारा, ठीक है ना, तो गंभीर नुकसान हो जाएंगे, गंभीर नुकसान हो जाएंगे। इसलिए आपात की उद्घोषणा जब भी जारी होगी तो वो सही है या गलत, इसे तय करने का
किसे दिया? संसद को। ठीक है, क्योंकि संसद की बैठक तुरंत संभव है। ठीक है, और वहां बैठे हुए लोग पॉलिटिकल लोग हैं, वो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, देश के विभिन्न हिस्सों की उन्हें जानकारी है। न्यायिक अनुतोष इस स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया गया। ठीक है ना, और आपात की दशा चूकी है, तो हो सकता है गवर्नमेंट के पास इतना समय न हो कि संसद बुलाए तत्काल और पहले उनसे अप्रूवल ले, फिर आपात की घोषणा करे। ये समय ना हो, ये हो सकता है। इसलिए मंत्रिमंडल को ताकत दी कि अगर आपको लगता है कि आपात की घोषणा करनी चाहिए, वो स्थिति है, तो प्रथमतः आप कर दें ताकि नुकसान बचे। क्योंकि अगर हुई और हमने बहुत ज्यादा झंझट कर दिया तो फिर जो नुकसान होना है वो हो जाएगा, और न हुई और सरकार ने गलत ढंग से घोषणा कर दी तो आगे देख लेंगे। अधिकतम इतना ही तो होगा कि देश की आपात जो इस व्यवस्था है वो थोड़ा परिवर्तित हो जाएगी, बस, और क्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रथमतः मंत्रिमंडल घोषणा कर सकता है और बाद में संसद के दोनों सदनों का अप्रूवल इस घोषणा के प्रति प्राप्त करे। ये व्यवस्था 352(4) में की गई। और पूर्व में बिफोर 44th इसके लिए जो सरकार के पास समय था कितना, 2 महीने। अब वो समय घटा दिया गया। अब आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ 1 महीना सरकार के पास है, और इस 1 महीने में अगर उसने आपात की घोषणा के प्रति दोनों सदनों का समर्थन ये हासिल नहीं किया तो ये उद्घोषणा स्वयमेव समाप्त मानी जाएगी। अब यह भी हो सकता है कि राज्यसभा, ये तो स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा ये स्थायी सदन नहीं है। यद्यपि आपात की उद्घोषणा विद्यमान है और लोकसभा इसका कार्यकाल समाप्त हो गया आपात की उद्घोषणा के दौरान। ठीक है, आपात की उद्घोषणा ये तो मंत्रिमंडल करेगा। बिफोर 44th 2 महीने के अंदर दोनों सदनों का, ठीक है, अप्रूवल लेना था। आफ्टर 44 1 महीने में लेना है, लेकिन 1 महीने में लेना तो है। आज आपात की उद्घोषणा हुई और कल लोकसभा का कार्यकाल खत्म। ठीक है, राज्यसभा वो तो स्थायी सदन है, वहां तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन लोकसभा ये खत्म। और आपात की घोषणा को 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से समर्थन ये चाहिए, ये लिखा है। अब जब लोकसभा है ही नहीं तो फिर कहां से समर्थन आएगा दोनों सदनों का। ठीक है, हालांकि 352 में यह व्यवस्था है कि आपात के दौरान अगर लोकसभा चाहे तो अपना कार्यकाल एक बार में 1 साल तक, एक बार में 1 साल तक, यानी 1 महीने बढ़ा सकते, 2 महीने बढ़ा सकते, 1 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। उनका कार्यकाल 1 साल तक एक बार में बढ़ाया जा सकता, और बिफोर 44 अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, अब कितना, एक बार में 1 साल। पहले एक बार में बढ़ा दिया, कितने समय तक बढ़ा रहेगा पता नहीं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि 26 जून 1975 के आपातकाल के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जो उत्तरदायी थी उस आपातकाल की, उन्हें लोगों ने मिसगाइड कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस में चरण चुंबन एक परंपरा है। वहां किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि इंदिरा गांधी ने जब भी जानकारी लेनी चाहिए कि आपात का क्या प्रभाव जनता पर हुआ है, तो कोई ये कह पाता कि जनता तुम्हें बहुत खराब समझ रही है, ये कहने की हिम्मत ही किसी की नहीं थी। सबने कहा जय जयकार हो रही है आपकी, बहुत जनता खुश है, और इसमें उन्होंने चुनाव घोषित कर दिए और बुरी तरह हारी। अन्यथा यह भी हो सकता था कि अनंत काल तक, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं थी कि कितना कार्यकाल लोकसभा का बढ़ेगा बिफोर 44। अब आफ्टर 44 ये भी ले आए कि अधिकतम एक बार में 1 साल, उसके बाद फिर बढ़ाना पड़ेगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा। और आपसे प्री में यह भी खूब पूछा जाता है कि विधानसभाओं का कार्यकाल क्या आपातकाल में बढ़ सकता है? वो भी बढ़ सकता है।
लेकिन वो 352 में नहीं, अनुच्छेद 172 में ही ये लिखा है। हम लोगों ने जो पढ़ा था, आपको याद हो न हो, अनुच्छेद 172 में ही लिखा था कि विधानसभाओं का कार्यकाल भी आपात में 1 साल की मैक्सिमम अवधि तक एक बार में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ठीक है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हुआ तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की ताकत आपात के दौरान ये भी है, लेकिन इस ताकत के बारे में कहा गया कि यदि चुनाव संभव न लगते हो आपात की दशा में, यह हो सकता है कि आपात की दशा हो लेकिन चुनाव फिर भी हो सके। ठीक है, हालांकि अभी जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान में जीत के आए, इसे चुनाव कहा जाए, ठीक है, ये थोड़ा संदेह के घेरे में है, लेकिन फिर भी वहां इमरान खान की जो पार्टी थी उसके कारण आपात की स्थिति ये तो थी और फिर भी चुनाव हो गए। ठीक है, श्रीलंका में राष्ट्रपति को हटाया गया, एक गंभीर आपात की स्थिति थी, फिर भी चुनाव हो गए। तो चुनाव का होना ये अलग बात है और गंभीर आपात का होना ये दूसरी बात है। तो ये संभव है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत न हो तो चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अगर चुनाव होने की स्थिति नहीं है तो आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर बढ़ा लिया तब तो लोकसभा का कार्यकाल अगर समाप्त भी हो गया तो भी जो पहले 2 महीने और अब 1 महीने, इसमें दोनों सदनों का अप्रूवल आ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ाया तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद दोनों सदनों का अप्रूवल आपात की उद्घोषणा के प्रति मिल जाए, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए आपका परंतुक, ठीक है, ये जोड़ा गया किसमें, 352(4) में। और परंतुक में कहा कि अगर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो लोकसभा नए चुनावों के बाद जब बैठेगी तो प्रथम बैठक जिस दिन उसकी होगी उससे 30 दिन के भीतर, ठीक है, नई लोकसभा को पारित करना होगा आपात की जो उद्घोषणा प्रवर्तन में है उसको, और जब तक लोकसभा की प्रथम बैठक नहीं होती तो समाप्त होने के बाद राज्यसभा का अप्रूवल मिलना चाहिए। यानी राज्यसभा वो तो स्थायी सदन है, उसका अप्रूवल तो हो ही जाएगा। और चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण लोकसभा के अप्रूवल के बिना भी वो उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी। कब तक, जब तक नई लोकसभा ना आ जाए, उसकी प्रथम बैठक ना हो जाए, और प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर ये उद्घोषणा लोकसभा से या तो पारित हो या पारित न हो, जो भी स्थिति हो। अगर 30 दिन से पहले लोकसभा डिसअप्रूव कर देती है, ये भी तो हो सकता है, बैठी पहले दिन और पहले दिन डिसअप्रूव कर दिया तो आपात खत्म। नहीं किया डिसअप्रूव, पहले ही दिन अप्रूव कर दिया, बात खत्म, अब रहेगी। ठीक है, आपका 29वें दिन डिसअप्रूव कर दिया, अप्रूव कर दिया, जो निर्णय है विद इन 30 डेज होना चाहिए, और लोकसभा के भंग होने के साथ या उसके बाद राज्यसभा का अप्रूवल विद इन 1 मंथ मिलना ही चाहिए। ये पहले 2 महीने था। ठीक है ना, तो आपका देखें, कहता परंतु यदि कोई उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं, वापस लेने वाली तो सरकार स्वयं ले सकती है, उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए ही नहीं, वो तो 352(2) में हो ही जाएगा। ठीक है, उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, या लोकसभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट 1 मास की अवधि के दौरान हो जाता है, और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख को जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है, 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का समर्थन करने वाला, समाप्त करने वाला नहीं, समर्थन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता। यानी अगर डिसअप्रूव करने का संकल्प पारित हो गया तो डिसअप्रूव हो जाएगी। अप्रूव करना चाहती है
तो विद इन 30 डेज पारित करें। अब एक बार पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, ठीक है, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, तो ये आपात की उद्घोषणा अब कब तक चलेगी? ठीक है, इस पर बिफोर 44 स्थिति यह थी कि अनंत काल चलेगी, दोबारा पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। एक बार पास करा लिया, बस बात खत्म। और पास कराने की जो प्रक्रिया थी वो कैसी थी? सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से पारित करा लिया। और सामान्य बहुमत आपको पता है 55 एमपी से हो जाएगा, ठीक है। 1/10 पर लोकसभा काम करना शुरू कर देगी, कोरम 1/10 से पूरा हो जाएगा। और 545 सदस्य 54.5 बना, 10%, 54.5 का 55 हो जाएगा, 55 एमपी लोकसभा में है, लोकसभा काम चलेगा। और 55 में से 28 अगर ये कह दें कि उद्घोषणा ठीक है, तो उद्घोषणा पारित हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है। यानी सिर्फ 28 सदस्य लोकसभा के और सिर्फ 13 सदस्य राज्यसभा के, ठीक है, 13, क्योंकि 250 इफेक्टिव मेंबरशिप है, 1/10 25 हुआ, 25 का बहुमत कितने में हुआ? 13। सिर्फ 13 राज्यसभा के सदस्य कह देते तो बिफोर 44 आपात घोषित हो गया देश में। और कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक चाहो, कोई समय सीमा नहीं। और इसका दुरुपयोग हुआ, फ्रेमर्स ने यह सोचा होगा कि इसका सदुपयोग होगा। सरकार में बैठे लोग वैसे नहीं होंगे जैसे दिखाई दिए, ठीक है, वो बड़े आदर्श लोग होंगे। आपात की उद्घोषणा जब तक रहेगी तभी तक रखेंगे। लेकिन साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि सिर्फ एक बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और वो भी सामान्य बहुमत से। और कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक चाहे। और सामान्य बहुमत कितने से हो जाएगा? 28 लोकसभा के पारित कर दें और 13 राज्यसभा के कह दें, बात खत्म, ठीक है ना। इतना आसान। इसको कठिन किया गया 44th अमेंडमेंट से, और ये कहा कि पहली बात, अगर 352 4 में पारित भी हो गया दोनों सदनों से, तो अभी अधिकतम 6 महीने रहेगा, अधिकतम 6 महीने, ठीक है, आपातकाल। और अगर 6 महीने बाद उसे बढ़ाने की जरूरत है तो दोबारा से दोनों सदनों से उसे पारित कराना है, दोनों सदनों से दोबारा। और पारित कराने की जो प्रक्रिया होगी वो सामान्य बहुमत नहीं होगा, वो 352-6 लाए। 352-6 में उन्होंने कहा सामान्य बहुमत नहीं, बल्कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये विशेष बहुमत चाहिए। ये बिफोर 44 सामान्य मेजोरिटी, और एक बार पारित हो गया अनंत काल रहेगा। और आफ्टर 44 क्या स्थिति कर दी कि ना, एक बार पारित करेंगे अधिकतम 6 महीने, 6 महीने ज्यादा चलाना है, दोबारा पारित कराइए। और पारित कराने की प्रक्रिया क्या? सामान्य बहुमत नहीं, विशेष बहुमत वो चाहिए। और वही विशेष बहुमत चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए, यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए। और यही ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपात की घोषणा होगी वैसे संविधान ऐसे काम करने लगेगा मानो वो परिवर्तित हो गया, ठीक है। क्योंकि 250 कहेगी कि स्टेट लिस्ट पर सेंटर को ताकत आ गई विधायन की, तो संविधान परिवर्तित स्वरूप में व्यवहार करेगा। तो युक्ति संगत यही है कि आपात की घोषणा के लिए वही बहुमत आवश्यक किया जाए जो बहुमत संविधान के संशोधन के लिए, यही लिखा है। तो 352(5) कहता है, इस प्रकार अनुमोदित घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है, वापस कहां लेनी?
सबसेक्शन 2 कहता है। ठीक है, तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यानी दोनों सदनों का अप्रूवल चाहिए ना, तो लास्ट में जो दूसरा सदन पारित करेगा, उस जिस तारीख को पास करेगा, उससे 6 महीने की गणना की जाएगी, और 6 महीने जिस दिन खत्म उस दिन उद्घोषणा खत्म। परंतु ये और किया, परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रभुत्व बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो और उतनी बार उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती तो उस तारीख को जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, 6 मास की और अवधि तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। यानी अगर आगे बढ़ाने की जरूरत है तो जितनी बार आप पारित कराएंगे उतनी बार 6 महीने के लिए बढ़ा हुआ माना जाएगा, और उतनी बार जब दूसरा सदन जिस दिन पारित करेगा उससे 6 महीने की गणना की जाएगी। आगे कहता है, परंतु यह और क्या, यदि लोकसभा का विघटन 6 मास की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त रखने वाला, यानी फिर 6 महीने के लिए बढ़ाना था तो वही स्थिति रहेगी। अगर लोकसभा विघटित हो गई और लोकसभा का कार्यकाल आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा गया, चुनाव कराए गए, तो नई लोकसभा जब आएगी, ठीक है, तो अपनी प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर पारित करें प्रस्ताव को, और पारित कर देगी तो जिस तारीख को पास करेगी उससे 6 महीने के लिए और बढ़ गया मसला। ठीक है ना, तो 352 आपका, ठीक है, 5 और 352 6 खंड 4 और खंड 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही पारित किया जाएगा। ये पहले सिंपल मेजॉरिटी था, अब स्पेशल मेजॉरिटी है, और स्पेशल मेजॉरिटी ही होनी चाहिए। पहले बिफोर 44th स्थिति क्या थी कि एक बार उद्घोषणा पारित हो गई, अब जब तक चाहें तब तक बनाए रखें, ठीक है, और सिंपल मेजॉरिटी से पारित हुई। और अब एक बार पारित करने के बाद पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामेंट के हाथ से बाल निकल गई, पार्लियामेंट के हाथ में अब गेंद नहीं है, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर 44th इसको भी बदल दिया, 7 और 8 ये जोड़ दिया। ये कहा पहले स्थिति क्या थी कि अब सरकार जब चाहे, एक बार पार्लियामेंट ने पास कर दिया, बात खत्म, अब सरकार का कुछ नहीं कर सकती पार्लियामेंट, अब सरकार ही खत्म करे तो अलग बात है। अब क्या कर दिया कि नहीं, एक बार पास भी कर दिया तो एक बार के अधिकतम 6 महीने, 6 महीने ज्यादा कंटिन्यू आप फिर कराइए पास। और इन 6 महीनों में भी जब कभी अगर लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, और लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, सत्र में नहीं है, अस्तित्व में नहीं मीनिंग दरवाज सत्र में नहीं है, अस्तित्व में नहीं, दोनों बातें, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य है, अगर अस्तित्व में नहीं तो 1/10 सदस्य आएंगे कहां? ठीक है, लोकसभा अस्तित्व में है और सत्र में नहीं है तो उसके 1/10 मेंबर अगर राष्ट्रपति को इस आशय की सूचना दें कि हम आपात की उद्घोषणा को रिव्यू करने के लिए संसद का सत्र बुलाना चाहते हैं, तो संसद का सत्र बुलाया जाएगा, और चल रहा है तब तो बात अलग है। और इस सत्र में अगर सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं, सामान्य बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि आपात की उद्घोषणा, इसे वापस लिया जाता है तो आपात की उद्घोषणा खत्म। ठीक है, यानी अब पार्लियामेंट हस्तक्षेप कर सकेगी, ठीक है, एक बार अप्रूवल देने के बाद भी, और अप्रूवल विशेष बहुमत से, और अप्रूवल जो दिया उसे रिवोक करना सामान्य बहुमत से। ये अंतर आ गया। आप देखें 7 पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए, पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया। ठीक है, यदि लोकसभा खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन, अनुमोदन नहीं, यथास्थिति अनुमोदन या उसे
बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले लेगा। अनुमोदन यानी अनुमोदन नहीं किया, पारित कर देती है। कोई विशेष बहुमत नहीं लिखा है, इसका मतलब सामान्य बहुमत से पारित कर देती है अनुमोदन करने वाला प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति उस घोषणा को वापस लेंगे। ठीक है। और 8 कहता है जहां खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन या उसको प्रभुत्व बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने वाले अपने आशय की सूचना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग द्वारा यानी 1/10 मेंबर द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में यदि लोकसभा सत्र में है तो अध्यक्ष को, या यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को दे दी गई है। वहां ऐसे संकल्प पर विचार करने के पश्चात के प्रयोजन के लिए लोकसभा की विशेष बैठक यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर की जाएगी। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर लोकसभा सत्र में नहीं तो राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर बुलाएंगे लोकसभा का सत्र। ठीक है। और सबसेक्शन 9 कल बताएंगे क्योंकि ये जो न्यायिक पुनरीक्षण है उसके साथ बताया जाएगा। अच्छा, ये बात मेरे मुंह से निकली कि 352 के अंतर्गत लोकसभा की अवधि 1 साल से ज्यादा बढ़ाई जा सकती, अधिकतम 1 साल तक बढ़ाई जा सकती। 352 में नहीं मिला है लेकिन बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद कल बता देंगे देखकर किस अनुच्छेद में बढ़ाई जा सकती है। संभवतः जहां लोकसभा का गठन होता होगा वही होगा, देख लेंगे हम भी, आप भी देख लीजिएगा। बढ़ाई जा सकती है ये हम कंफर्म, और 172 में विधानसभाओं की बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, शेष बात कर